Okay, so Assalamu alaikum. I welcome you all to the first session of Introduction to the Medical Research, and I hope all of you are doing great. I'm Dr. Muhammad Saad, 2023 graduate from LUMS Jamshoro. I passed my USMLE Step 1 in December 2024, and currently I am preparing for USMLE Step 2. And along with that, I'm working as a PGY1 internal medicine. Okay, so for the ease of understanding and easy communication, this session will be completely in Urdu. तो अगर किसी को कोई भी इशू है, उर्दू समझ नहीं आती, कम चांसेस हैं इसके वैसे, तो ही और शी कैन लीव दिस सेशन, वो फिर बाद में कभी ज्वाइन करें। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, एक अगर ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप लोग अगर ना बता दें कि नाम तो आप सबके आ रहे हैं कि आप लोग कौन से कॉलेज से हैं, कौन सा ईयर है आप लोगों का, और आप लोगों के फ्यूचर गोल्स क्या हैं कि आर यू यू असेंबली एस्पायरेंट, लैब की तैयारी कर रहे हैं, एएमसी का मूड है, ताकि हम इस सेशन के एंड में अगर कैरियर के हवाले से कोई बात करें तो हमें आइडिया हो कि हमें मेन फोकस किस चीज़ पे करना है। ओके, सो आप लोग टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो इसके फ़ौरन बाद फिर हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेते हैं, और एंड तक आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज एंड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो शुरू में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो एक जो पूरा सीक्वेंस है वो वरना डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और उसके बाद हम लोग को स्टार्ट लेते हैं। चले, वालेकुम अस्सलाम। चले, इंशाल्लाह। ओके, सो आई गेस सब बहुत स्लो टाइप कर रहे हैं शायद, तो हम स्टार्ट लेते हैं वैसे ही। तो आप लोग ऐसे रिसर्च सीखना क्यों चाहते हैं? लाइक क्या रीज़न है? हर कोई कहता है कि हाँ, रिसर्च सीखो, रिसर्च सीखो, सीवी स्ट्रांग होगी, लेकिन इसका क्या फ़ायदा क्या है? लाइक सिर्फ सीवी के लिए ही सीखनी है या फिर कोई और भी रीज़न है सीखने का? अह, वीडियो की खैर है, चलें वीडियो फिलहाल, अगर स्क्रीन नहीं भी आ रही तो कोई इशू नहीं है। मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? इसमें कोई इशू है? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ है। चलें, सही है। डॉक्टर मिनहाज, चलें, ओके। ओके, सो चलें, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो जब विजिबल हो तो मुझे बताइएगा। ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको, जिसमें ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं डिफरेंट? यस, इट्स विजिबल। ओके, सो ये सेशन बिल्कुल बेसिक है। इसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस करनी है कि रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों है, हम लोगों को जो माइंडसेट है रिसर्च करने का, तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये दो चीज़ टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे, रिसर्च पैरामिड के बारे में बात करेंगे कि कौन से टाइप ऑफ आर्टिकल की कितनी वर्थ होती है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पैरामिड के टॉप पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉटम पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम लोग कर ही नहीं सकते बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो हम लोग इजीली कर सकते हैं, जिनसे हमें स्टार्ट लेना चाहिए, उसकी बात करेंगे। उसके बाद डेटा की, बायस की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन उनको एक टच करेंगे मामूली सा। और फिर हम लोग उन दो चीज़ों की तरफ आएंगे जो बहुत ज़रूरी हैं कि आप जब भी अपना फर्स्ट आर्टिकल लिखने लगे हैं, या तो दो ही तरीके हैं, देखें, किसी भी आर्टिकल में पार्टिसिपेट करने के, या तो आपको एनालिसिस आता हो या आपको राइटिंग आती हो। एनालिसिस
सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, आपको सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए। राइटिंग इज ईजियर। तो जिसको भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है वो राइटिंग से स्टार्ट ले, बिकॉज आपकी एक दो पब्लिकेशंस जब तक होंगी नहीं तो आपको कोई चांस देगा नहीं अनलेस आप खुद से स्टार्ट ले सकें। ओके, सो स्टार्ट लेते हैं हम लोग। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप मुझसे पूछें कि मेडिकल रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल मैं वो बता सकता हूँ, बिकॉज ये एक बहुत वेग टर्म है और बहुत ब्रॉड टर्म है, क्योंकि इसमें दुनिया जहान की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हम इसमें करते ये हैं रिसर्च में बेसिकली कि हमारा अगर कोई भी हाइपोथेसिस है, सपोज मैंने बोला कि इंसुलिन हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, तो या इसको ट्रीट करती है। अब मैंने एक बात बोल दी, सपोज मैं उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जब इंसुलिन डिस्कवर नहीं हुई थी, तो मैंने एक बात बोल दी। अब मेरा हाइपोथेसिस जो है, इसे मैं टेस्ट करूंगा या तो ऑब्जर्वेशन से या हम एक्सपेरिमेंट से। जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको एनालाइज कर कर मैं ये डिसाइड करूंगा कि वेदर जो मैंने बात बोली वो सच थी या नहीं थी। अगर इन बोथ केसेस, लाजमी नहीं है कि आपने कोई रिसर्च की है तो आप कोई नई न्यू डिस्कवरी निकालो, ये लाजमी नहीं है। अगर आपने कुछ नया नहीं भी निकाला तो आपको फिर जो रिजल्ट आपका निकला उसकी बेस पर आपको पता चलेगा कि अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इसका क्या रोल है आगे ह्यूमंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। ओके, सो मेडिकल रिसर्च में बेसिकली हम लोगों का एंड गोल यही है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव करें। हम इसमें और किसी चीज़ की बात नहीं करते, हम सिर्फ इसमें ये बात करते हैं कि ह्यूमंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिसर्च की वजह से बहुत हुई भी है। तो जब ये प्रेजेंटेशन में बना रहा था तो आई वॉज यूजिंग चैट जीपीटी। काफ़ी चीज़ों में चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। तो उससे मैंने ये बोला कि आप अभी चल रहा है साल 2025, कि आप 100 ईयर्स बैक 1925 से लेकर 100 सालों में जो भी इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हुई हैं इसकी मुझे आप लिस्ट दो। तो उसने स्टार्ट किया तो पहले पहले 1928 में ही एंटीबायोटिक्स आ गई, पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। तो कैन यू इमेजिन के 1925 में एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी, तो किसी को भी अगर कोई भी सपोज इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो डू यू थिंक कि उसके बचने के तब उतने चांसेस थे जितने आज के दौर में हैं, जबकि जब हमारे पास इतनी सारी डिफरेंट क्लासेस हैं एंटीबायोटिक्स की? तो नहीं, तब उसके इतने चांसेस नहीं थे। तो पहली पहली चीज़ जो उसने मुझे ये बताई, फिर थोड़ी देर, और काफ़ी लंबी लिस्ट थी, लेकिन 1954 में फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, वैक्सीन्स सारी उसके बाद आई, एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस फॉर HIV एड्स ये उसके बाद आई। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत ह्यूमंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्प्रूव किया है। और इसका प्रूफ ये है कि आप देखें अगर, तो मोर्टालिटी पहले से डिक्रीज हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से इंक्रीज हुई है, हमारे पास गाइडलाइंस हैं प्रॉपर। अगर कोई स्टेप 2 वाले, जैसे भी डॉक्टर मनहाज हैं स्टेप 2 की तैयारी कर रहे हैं, तब उसमें एक स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस में आता है कि हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा के लिए स्क्रीनिंग करते हैं या नहीं करते। हम उसके लिए नहीं करते। ठीक है, हम उसके लिए क्यों नहीं करते, क्या रीजंस हैं, हमें रिसर्च से पता चला है। अगर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, किस एज से करते हैं, वो भी हमें अगेन रिसर्च से पता चला है। तो ये किसी का माइक मेरे ख्याल में अनम्यूट है, काइंडली माइक सब म्यूट कर लें तो बीच में। एक सेकेंड, नहीं सॉरी, मुझे नहीं पता चल सका कि किसका ओपन है। खैर तो हाँ, मैं बात कर रहा था इसकी। तो हमें डिजीजेस की पैथोफिजियोलॉजी अभी बहुत अच्छे से पता है और हमारे पास अभी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। लाइक ठीक है कि 100% काम नहीं करते होंगे बेशक, लेकिन आज के दौर के हिसाब से हमें जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो ट्रीटमेंट हमारे पास हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई इन जनरल कि इन जनरल क्यों इम्पोर्टेंट है रिसर्च। तो हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं हूँ जूनियर डॉक्टर, मैं भी ग्रेजुएट हुआ हूँ अगर लास्ट ईयर, आप लोग स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोगों की तो कोई लैब भी नहीं है, ना हम लोग PhD कर रहे हैं, ना हम लोग साइंटिस्ट्स हैं। तो हम लोगों के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन खैर मैंने पहले पूछा था, लेकिन अगेन आप लोग बताएं कि ये हम लोगों के लिए क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तो नीड है हमारी आगे
जो भी हमारा कैरियर होगा, हमारे फ्यूचर की एक तो नीड है। हम्म। उससे इम्पोर्टेंटली ये चीज़ है कि आजकल हर मतलब आप बेशक पढ़ लें, आप जितने एजुकेशन ले लें, जितने चीज़ें कोर्सेज कर लें, पर द थिंग इज दैट रिसर्च वो चीज़ है जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करेगी, आपको एक लेवल बनाएगी आपका। ठीक है, आप बेशक टेस्ट देके जितने अच्छे मार्क्स ले लें, लेकिन बाहर हो या यहाँ पर हो, प्रेफरेंस आपको तभी दी जाएगी जब आपने कोई रिसर्च की होगी। बिल्कुल राइट। बिल्कुल और एग्जैक्टली। और हम्म। दूसरी बात, ये आपके नॉलेज में भी इंक्रीज करती है। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा कोई और कोई पॉइंट बताना चाहेगा? जी, मुझे ये चीज ऐड करनी है कि जो लाइक जो भी हम जो वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो एविडेंस बेस्ड जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग होती है, तो रिसर्च हमें उसमें भी हेल्प करती है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, या जितने भी कोई हम लोग कोई लाइक मतलब ये सारी चीजें हैं मेनली डिसीजन मेकिंग के लिए ना, ये बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल। आप लोगों में से कौन कौन मेरा ख्याल है हमारे पास ग्रेजुएट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अप टू डेट कौन यूज़ करता है? कोई करता है जी, मैंने यूज की थी अप टू अपने डेट? हाउस जॉब। हाँ, तभी आपने ये बात कही है कि उसमें क्योंकि सारी चीज़ें जो हमें पता चली हैं वो क्लिनिकल गाइडलाइंस रिसर्च की वजह से हमें पता चली हैं। और ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि अगर रिसर्च की वजह से ही हमें सब पता है। और ये जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए एक टिप ये है कि अप टू डेट यूज़ किया करें और बुक्स के रेफरेंसेस नहीं देते। अब वो टाइम चला गया, आप किसी भी अगर बहस में फंसे, किसी से भी आपकी कोई बहस हो जाए, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल्स, ट्रायल्स, इनके रेफरेंसेस दिया करें क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ओके। तो स्क्रीन आई गेस अभी तक विजिबल है, मेरी जो पीडीएफ वाली पीछे चल रही है? जी। चलें, सही है। ओके सो अच्छा, अब ये मैं आपको थोड़ी सी, इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को जहन में रखनी है वो ये है कि सपोज आर्टिकल जो आपका जब पब्लिश होता है, अगर वो समझ लें आपका एंड गोल है कि आपकी मंजिल है, हाँ यार आर्टिकल पब्लिश करना है, ओके, तो जो आपके डे वन से आपने जो उसके लिए काम किया, जो आपका सारा ये पब्लिशिंग का प्रोसेस है, ठीक है, ये आपकी जर्नी हो गई एक तरह से। गोल एंड योर डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो चीज़ें आप रास्ते में सीखते हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे ही आप लोग आहिस्ता आहिस्ता और कैरियर में ग्रो करोगे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आर्टिक ऑथरशिप बाय करने की। तो जब आप कोई भी ऑथरशिप बाय करते हो, इसके रेट्स क्या हैं पाकिस्तान में? आई गेस इसके 10,000 12,000 इस तरह है शायद, आई एम नॉट श्योर। बाहर वालों के लिए जो है इनके $100 होते हैं, तो 28,000। तो आपकी एक ऑथरशिप पोजीशन हो जाती है। वो डिपेंड भी करता है कि आपकी कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, सेवन्थ है। तो अगर आपने कोई ऑथरशिप पोजीशन अपनी बाय भी कर ली, तो वो आप वो चीज़ें मिस आउट कर जाते हो जो आपने वैसे सीखनी थी, और वो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप सबने बताया। मैं अपनी एक पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ कि मेरे कितने 6-7 पब्लिकेशंस होंगी जो होपफुली डबल फिगर्स में पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह, जो जो सबमिशंस हैं और रिवीजन के लिए जो आई थी वापस सबमिट किए हैं। तो आफ्टर माय हाउस जॉब मैं अप्लाई कर रहा था एक मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए। तो तब एक 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 लेटर था और एक शायद क्रॉस सेक्शनल थी। तो जब मैंने लेटर भी उसी में अपनी सीवी में लिख दिया कि मैंने लेटर लिखा हुआ है। तो जब मैं गया, अपनी सीवी मैंने ड्रॉप की, मेरा इंटरव्यू था, तो जो इंटरव्यूअर था उसने मुझे कहा कि यार बड़ी खुशी हुई आपकी इस सीवी में रिसर्च देखे, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं करते। तो जैसा आप लोगों ने कहा कि आपको ये स्टैंड आउट होने का मौका देती है बाकियों से, क्योंकि अगर आपके आसपास वाले लोग नहीं कर रहे और आप वो चीज़ कर रहे हो, तो आप उनसे अलग हो जाते हो। और आप में से जो जो खैर बड़े सिटीज़ से हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो उधर तो खैर बहुत लोग कर रहे हैं। तो अगेन आप लोग उनसे दो हाथ आगे, अगर नहीं तो बराबर रहने की एटलीस्ट कोशिश करनी है। जो दूसरे छोटे सिटीज़ हैं, जैसे मैं हूँ जामशोरों से, अगर मेरा कॉलेज था, तो वहाँ इतना अभी रिसर्च कल्चर नहीं है। तो जो बड़े सिटीज़ से हैं, आप लोगों के लिए तो ये और रिक्वायरमेंट है कि इस पे आप लोगों को काम करना है। ओके, तो जो भी प्रोग्राम डायरेक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो उनको पसंद आते हैं क्यूरियस माइंड्स, बिकॉज आप अपनी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक चीज़ एडिशनल है, लेकिन आप फिर भी एक चीज़ कर रहे हो बिकॉज आपको सीखने का शौक है। ओके, तो उस इंटरव्यूअर ने मुझे बात कही, और उसके बाद वो यूरोलॉजिस्ट थे। तो जो मेरी लेटर था वो भी उसी से रिलेटेड था कि हम लोग थायजाइड डायूरेटिक्स देते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट कैल्शियम रीनल कैल्कुलाई। मतलब इन थ्योरी बुक्स में लिखा हुआ है कि हम देते हैं बिकॉज वो हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीयूरिया करवाती है।
तो इसके ऊपर एक लेटर था कि एक न्यू ट्रायल आया है और उसके मुताबिक कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो खैर इतना कोई बहुत अच्छा भी लेटर नहीं था, लेकिन स्टिल। तो उन्होंने कहा चलो फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने इस पे 5-10 मिनट बात की और मुझे मौका मिला कि जो जो चीज़ें मुझे आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने बता सकूं। तो जब आपको कोई चीज़ पता है किसी टॉपिक के बारे में, जो आपके सामने कंसल्टेंट है उसको भी वो चीज़ पता है, तो वो एक बहुत अच्छा मौका होता है किसी चीज़ पे कनेक्ट करने का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मुझे जॉब मिल गई। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड में मैं था, तो हम लोग के कंसल्टेंट थे। पेशेंट था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का। तो खैर आप लोगों में से किसको पता है कि नया नाम क्या है? भी नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है। तो अभी कौन सा अ, अभी कौन सा नया नाम चल रहा है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली, मैसल्ड है अभी। हाँ, ऑथरशिप पोजीशन बाय करना इज अनएथिकल। इस पे भी खैर बात करेंगे बाद में। अप टू डेट का एक्सेस आपको इस तरह मिलता है कि या तो आप अप टू डेट ऑफिशियल बाय कर लें, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। उसके अलावा एक वेबसाइट थी betterevidence.org। तो उनका ये काम होता है कि जो गरीब ममालिक हैं जैसे हमारा पाकिस्तान है, तो उसमें जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर आप उनको कोई रिटर्न प्रूफ दे सको कि हाँ मैं एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, मेरा पेशेंट फ्लो ज़्यादा है और अप टू डेट अगर मैं यूज़ करूँगा तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा पेशेंट केयर में, तो वो आपको फ्री एक्सेस दे देते हैं। लेकिन इसमें मैंने कुछ टाइम पहले ट्राई किया था, तो तब उनकी रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे क्लोज्ड थी। दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप में से कोई आईएमडी यूज़ कर रहा है फॉर स्टेप 1 और स्टेप 2 की प्रिपरेशन, तो उसमें साथ अप टू डेट मिल जाती है। मैं वो यूज़ कर रहा हूँ जो आईएमडी के साथ आती है। बिल्कुल मेसल्ड न्यू टर्म है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। और आप में से किसको पता है कि हाँ, नेफल्ड की कौन सी ड्रग अप्रूव हुई है? एफडीए ने की थी लास्ट ईयर। एक मे बी किसी को पता होगा ज़रूर। हम्म, ये अप्रूव्ड नहीं है, यूज़ होती है, लेकिन अप्रूव हुई थी रेस्मेट्रॉम। ओके, तो हमारा एक पेशेंट था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का। तो मैंने सर से पूछा, सर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इसको ट्रीट करने के लिए? तो सर ने कहा कुछ भी नहीं है। मैं सर को कहा सर हमारे पास रेस्मेट्रॉम नहीं आती। तो सर थोड़े से हैरान हुए, क्योंकि एक चीज़ अगर पाकिस्तान में नहीं है और किसी को पता है, तो मीन्स उसने वो चीज़ स्पेशली पढ़ी है। तो सर ने कहा कि नहीं, वो हम वही बात अगेन, हम गरीब मुल्क से हैं और एफटीए से जब कोई चीज़ अप्रूव होती है पहले वो बाहर से होकर आराम से उसके फेज 4 ट्रायल तक पहुंच कर उसके बाद वो फिर कभी पाकिस्तान में आती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है सर। दुख हुआ कि यार चलो नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद सर ने मुझे बुलाया, सर ने मोबाइल में पिक्चर दिखाई कि उनको किसी कंपनी वालों की तरफ से मैसेज था कि अब वो अवेलेबल है। और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि सर ने मुझे स्पेशली आकर बुलाया और मुझे वो चीज़ बताई। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं मेरे पास मेरे और उनमें एक चीज़ कॉमन थी, और वो सिर्फ रिसर्च की वजह से था। अब मुझे रेस्मेट्रॉम का इस वजह से पता था कि इस पे मैंने एक लेटर लिखा था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो सका। तो मेरा यही पॉइंट है कि जो आपका एंड गोल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपने अगर पब्लिश हो जाता है तो सोने पे सुहागा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो चीज़ आपने सीखी वो आपके साथ रहेगी हमेशा उम्र भर। ओके, सो ये बात हो गई इसकी। अब कनेक्शंस की अगर बात करें तो जो भी यूएसएमली वाले हैं यहाँ पर, या अगर कोई फ्लैप वाला भी है, कहीं पे भी आप हो, आपने कोई भी आर्टिकल लिखा, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है। उसका एब्स्ट्रैक्ट वो होता है बेसिकली कि आपने पूरा आर्टिकल जो है ना वो समराइज कर दिया इन 250 वर्ड्स। मतलब A to Z आपने उसकी शॉर्ट फॉर्म, उर्दू के अंदर हम लोग जब करते थे तो तशरी, जिसको अगर बोलते थे तशरी तो बल्कि एक्सप्लेन का खलासा, हाँ सॉरी खलासा होता था जो। तो हमने इसको समराइज करना होता है 250 वर्ड्स में, और वो आप प्रेजेंट कर सकते हो कॉन्फ्रेंसेस में। तो जो स्पेशली यूएस की बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस हैं। तो जब इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो आप उसमें जब जाके प्रेजेंट करते हो तो आपको एक मौका मिलता है कि आप लोगों से कनेक्ट हो सको बहुत, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम डायरेक्टर्स कंसल्टेंट्स आए होते हैं, और इसी तरह प्लैब में भी होता है। प्लैब वाले पाथवे में है तो उनकी अलग सोसाइटीज़ हैं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और भी हैं, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है। पर अगर आप वहाँ गए हुए हो, आप वहाँ पर अटैचमेंट के लिए गए हुए हो और आपके आसपास किसी सिटी में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आपको जाना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल नंबर छापना, आपके 20 पब्लिकेशंस हो गई, 50 हो गई हैं, उसका इतना फ़ायदा नहीं है अनलेस आप लोगों से कनेक्ट ना हो।
ठीक है, आपको कोई चीज़ आती है, आपको कोई स्किल आता है, आपको कोई काम करना आता है, आपने देखा कि कोई कंसल्टेंट या कोई भी बाहर का प्रोग्राम डायरेक्टर उस फील्ड में काम करता है, तो आप उससे किसी टॉपिक पे बात कर सकते हो। और जब बात से बात निकलती है, आपको स्टार्ट लेना हमेशा मुश्किल होता है, जब आप स्टार्ट लेते हो तो बात से बात निकलती है, तो वो बाद में आपके लिए आपको एक मेमोरेबल बना देती है कि अगले को यार याद रहता है, हाँ ये एक बंदा था, इसे इतना पता था, इससे मेरी बातचीत हुई थी। तो ये इस वजह से भी बहुत काम आती है। और इन दी एंड के प्रमोशंस के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। स्पेशली पाकिस्तान में भी ये है कि आपकी जो ये एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये जो लैडर है, इसके लिए आपको प्रमोशंस के कुछ नंबर रिक्वायर्ड होते हैं, और बाहर के लिए भी ये है। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको ओरिजिनल स्टडीज़ चाहिए होती हैं। ओरिजिनल स्टडीज़ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ तक तो बात थी कि वाई इज रिसर्च इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल में आप लोगों की चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना यह है कि फिर हम अगले जो रिसर्च पैरामिड है, हम उससे स्टार्ट लेते हैं।